हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम आशीष कपलेश। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, जोश में। चलिए भाई, तो आज हम बात करेंगे हमारे शॉर्ट आंसर्स वाले पार्ट की। इससे पहले हम लोग डील कर चुके हैं क्विक रिवीजन, जिसमें मैंने इस चैप्टर को, इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स को, एक वन शॉट रिवीजन में कवर करवा दिया। एंड नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, पेन और पेपर हमेशा साथ में होना चाहिए। क्वेश्चन मैं दूंगा, पहले खुद से ट्राई करोगे, उसके बाद चेक करोगे सॉल्यूशन में कि कहां पे गलती हुई थी और सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, सो मेक श्योर जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद से जरूर ट्राई करना और फिर चेक करना क्या तुम्हारा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। राइट, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द शॉर्ट आंसर्स। और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं जल्दी से। एंड द क्वेश्चन सेज the meter is defined as the distance traveled by the light in 1/2,999,792,458। भैया ये जो है वो टाइम दे रखा है। so the meter is defined as the distance traveled by the light in this second. why didn't people choose some easier number such as 1/3 lakh? of course, सीधी सी बात है भाई, हम ये इतनी खतरनाक वैल्यू क्यों ले रहे हैं? अगर मुझे 1 मीटर को डिफाइन करना है तो हम इतनी डेंजरस वैल्यू को क्यों ले रहे हैं? हम एक सिंपल वैल्यू भी तो ले सकते थे। राइट, सो व्हाई नॉट 1 सेकेंड? और ऑब्वियसली बात है कि आप यहां पे इस टाइम को कंसीडर कर रहे हो, ये इतना खतरनाक टाइम आप कंसीडर कर रहे हो, 1 सेकेंड क्यों नहीं कंसीडर कर लेते? यूजुअली जब आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल्ड को बताते हो तो उसके लिए क्या बोलते हो कि पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि हमें उसकी स्पीड पता होती है ना। तो आपने यहां पे इस क्वेश्चन में जब आपने 1 मीटर को डिफाइन किया है तो कहा गया दैट 1 मीटर, देखो यहां पे क्या बोला गया है वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन की एक बार फील समझा दूं, उसके बाद खुद से कर सकते हो। कहा गया है कि 1 मीटर जो होता है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299,792 and 458 सेकेंड्स। तो भाई इतने टाइम में जो डिस्टेंस लाइट कवर करती है वो होता है 1 मीटर। इतने टाइम में जो डिस्टेंस लाइट कवर करती है वो होता है 1 मीटर। तो पॉइंट कहा गया कि यार एक तो इतनी खतरनाक वैल्यू क्यों ले लिया आपने? आप सीधा ऐसे भी ले सकते थे 1/300,000,000,000,3 लाख भी ले सकते थे। आपने ये इतनी खतरनाक वैल्यू ले ली, सिंपलेस्ट वैल्यू भी ले सकते थे। और टाइम आपने इतना ही क्यों लिया? आप 1 सेकेंड भी तो ले सकते थे, तो ऐसा क्यों किया बताओ? डेफिनेशन है ये 1 मीटर की, डिफाइन कर लेना भैया। ये अगर कोई तुमसे कि 1 मीटर कितना होता है, या कोई तुमसे पूछे कि 1 मीटर को डिफाइन करो, तो ये डेफिनेशन है that 1 meter is defined as the distance traveled by the light in 1/299,792,458 seconds। तो ये एक डेफिनेशन है 1 मीटर की। तो बोला गया कि भाई आपने इतनी खतरनाक वैल्यू ले ली, सिंपल वैल्यू ले लेते, और सिंपल भी छोड़ो 1 सेकेंड ले लेते, क्या दिक्कत थी 1 सेकेंड में भी? तो आओ उसका जवाब देते हैं। चलो भाई, एक काम करो, पहले खुद से सोचो जरा कि क्यों ऐसा कर रहे हम लोग। क्या दिमाग में आता है जब भी इसको देखते हो? तो दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि भैया एक ही फॉर्मूला मुझे पता है, व्हिच इज इक्वल्स टू नथिंग बट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। जानते हो ना इस फॉर्मूले के बारे में? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब बोला गया कि लाइट की बात करी जा रही है, ठीक है, लाइट की बात करी जा रही है। तो भाई लाइट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, वो कितना है? अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की तो वो कितनी होती है? यूजुअली बच्चा बोलता है 3 × 10⁸, जो कि ये वैल्यू डिफाइन कर रखी है ना। यूजुअली तुम लोग क्या बोलते हो? 3 × 10⁸, जो यहां पे डिफाइन कर रखी है। बट तुम्हें आज एक बात बता देता हूं कि जो स्पीड की लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो होती है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द लाइट। स्पीड ऑफ द लाइट की एक्चुअल वैल्यू जो है वो ये है 299, या कैसे कहें इसको, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ एंड 10 करोड़। व्हाट यार, कितना बन गया ये? 29 करोड़। फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज आ रही है, यार इतना खतरनाक नहीं बोला जाता है बार बार, ठीक है। सो मेक श्योर यहां पे भी आपके पास 3 × 10⁸ में आता है। देखो अब हम लोग तो क्या आदत होगी 10 की पावर में बोलने की, वो ज्यादा अच्छा लगता है, रादर देन 29 करोड़ 97 लाख 9,79,200, नहीं ज्यादा हो गया ना। देखो एक बार, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख
करोड़ 10 करोड़। सो 29 करोड़ 97 लाख 92,458 फाइनली। यस, तो यार इतनी खतरनाक वैल्यू लेने से तो बढ़िया था हम ये ले लेते। हाँ, हम ये वैल्यू कंसीडर करते हैं, ऑब्वियस ही बात है, हम ये जो वैल्यू है 30 करोड़ की, ये वैल्यू कंसीडर करते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम ये 30 करोड़ वाली वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, अदरवाइज हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल वैल्यू ये है, स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअल वैल्यू ये डिफाइन कर रखी है। तो भाई जब तुम स्पीड ऑफ लाइट जानते हो तो जरा फॉर्मूले में तो पुट करो। जब तुम स्पीड ऑफ लाइट जानते हो तो जरा फॉर्मूले में पुट करके देखो। तो फॉर्मूला हमसे कहता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, वी ऑल नो दिस इज द वैल्यू, सो 299 792 एंड 458, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया इनटू टाइम। अगर मैं टाइम 1 सेकंड ले लेता, अगर मैं टाइम 1 सेकंड ले लेता तो डिस्टेंस कितना हो जाता, 299 792 458 हो जाता मीटर्स। अगर मैं टाइम 1 सेकंड लेता तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट जो होता वो इतना हो जाता। इसलिए मैं 1 सेकंड को कंसीडर नहीं कर रहा हूं। यू नो द फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन अगर मैं टाइम को 1 सेकंड ले लेता, उसने बोला ना कि 1 सेकंड क्यों नहीं लिया, तो अगर मैं 1 सेकंड ले लेता तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी दिस मच। तो लाइट 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है, लाइट 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है, बट एक्चुअल में हम चाहते हैं कि भाई 1 मीटर कैसे डिफाइन करें। ये क्या 1 मीटर बना, क्या नहीं बनाना 1 मीटर, इसलिए हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, इसलिए हम 1 सेकंड को कंसीडर नहीं करते हैं। रादर देन हम वैल्यू कंसीडर करते हैं 1/299,792,458 सेकेंड्स। तो ये क्या हुआ, ये हो गया, इसकी यूनिट लिख लीजिए मीटर पर सेकंड। अरे स्पीड की यूनिट होती है ना मीटर पर सेकंड, और ये हो गया सेकंड में। देखो भाई, सेकंड से सेकंड मर गया, ये पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू कैंसल आउट होगी, और जो आंसर मुझे मिला वो मिला कितना, 1 मीटर। तो क्या मेरा 1 मीटर का डेफिनेशन सही है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो क्या बोलोगे, दैट 1 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट, 1 मीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड, और या कह सकते हो ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन दिस टाइम, इस टाइम के अंदर। अब पॉइंट यह आता है कि भैया इतना बड़ा टाइम क्यों ले लिया, एक्चुअली बहुत छोटा टाइम है ना। पॉइंट आता है कि इतना छोटा टाइम पीरियड आपने लिया, 1 सेकंड ले लेते, क्वेश्चन आसान कर लेते। तो हमने बता दिया 1 सेकंड लेने से क्या होगा, जो डिस्टेंस आएगा वो 1 मीटर नहीं मिलेगा फिर, इसलिए हमने टाइम कितना लिया, 1/299,792,458 सेकंड्स का, सो दैट ये कैंसिल आउट हो गए, सेकंड से सेकंड मर गया, हमारे पास बच गया 1 मीटर। समझ आई बात को? पक्का ना? एक काम करो, पहले नोट कर लो, उसके बाद मैं और समझा दूंगा इसको फिर, ठीक है? चलिए, सो ये थी डेफिनेशन ऑफ द 1 मीटर। कोई तुमसे 1 मीटर की डेफिनेशन बोले तो उसको ये डब्बे वाली डेफिनेशन बता देना, बोलना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1/299,792,458 सेकंड। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 29 करोड़ 97,92,458, कोई मतलब नहीं है, सीधी सीधी चलने दो वैल्यूज को, ठीक है? और हां, दूसरी चीज आपसे क्या पूछा कि आपने ये वैल्यू क्यों नहीं कंसीडर करी, तो ये वैल्यू हमने इसलिए कंसीडर नहीं की बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। लिख लेना यहां पे, दिस इज नॉट द, अरे कलर चेंज करना है भैया, रुको एक मिनट, क्या बोलोगे? दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। भैया लाइट की जो स्पीड है ना, उसकी एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, उसकी एक्चुअल वैल्यू ये है 299,792। कहां लिखा मैंने स्पीड ऑफ लाइट? ये। ओके, सो दिस दैट वाज नॉट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं, हम कंसीडर करते हैं ये वाली वैल्यूज को। अभी तो समझ आता है ना तुम लोगों को सारी बातें? तो भाई ये था हमारा पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन एकदम जबरदस्त आग लगा देने वाला था, है ना? हो गया कंप्लीट? नोट कर लिया सभी ने? पक्का समझ आ रहा है ना? देखो घबराओ मत, मुझे पता है नई बातें हैं,
नए सिरे से सीख रहे हो तुम लोग, तो इतना ज्यादा परेशान मत हो ना। एक बेसिक सा फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम का, जिसमें मेरे को डिस्टेंस बतानी है कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट ये रही, और टाइम जो कंसीडर करेंगे 1/299792458 सेकंड्स का करेंगे। तो जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड से सेकंड मर जाएगा, इस पूरी वैल्यू से पूरी वैल्यू मर जाएगी, बचेगा 1 और मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 1 मीटर। तो ये डेफिनेशन होती है 1 मीटर की, ठीक है। तो आगे से कभी कोई तुमसे पूछ ले भाई 1 मीटर क्या होता है, तो स्टाइल मार के बोल देना 1 मीटर इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1/299792458 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर, विच इज द क्वेश्चन नंबर 2, और कहा गया व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ, पहला पार्ट है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग द एज ए, सेकंड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग अ रेडियस ए, थर्ड पार्ट है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ एज A to the volume of sphere of radius A। तो भाई हमें डायमेंशन बताना है। मैंने तुम्हें डायमेंशन के बारे में बताया था। डायमेंशन क्या होते हैं? These are the powers जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर रेज किए जाते हैं, जिससे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सके। जैसे कि पहले केस में देखते हैं, मुझे कहा गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का अगर मैं डायमेंशन लिखने जाऊं तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है? साइड का सॉरी लेंथ का क्यूब, या फिर मैं लिखूं एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एरिया इंटू लेंथ। हाँ बिल्कुल, वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ। एरिया को क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू लेंथ। एरिया मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो ओवरऑल अगर वॉल्यूम को लिखना चाहूं तो क्या लेंथ का क्यूब लिख दूं मैं इसको? लेंथ का क्यूब इज द वॉल्यूम। हाँ बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वॉल्यूम की जगह आप लिख सकते हो लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम को मैंने कैपिटल वी से लिखा। अब देखो लेंथ क्या है, क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है? हाँ बिल्कुल, लेंथ जो है इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड इफ इट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी तो भैया इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको लिख देना कैपिटल एल से, है ना। लेंथ हमारा क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन क्या होते हैं? डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो पावर जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगाई होती है, जिससे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जा सके। यहां पे हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए लेंथ के ऊपर पावर 3 लगाते हैं। वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए लेंथ के ऊपर पावर 3 लगाते हैं। सो ये वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया हमारे पास में। ये वॉल्यूम का क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। एल बोले तो लेंथ, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये है, और डायमेंशन अगर कोई तुमसे पूछे तो उनको बोलना कि भाई साहब डायमेंशन जो है वो यहां पे 3 है। डायमेंशन कितना है? यहां पे 3 है, और डायमेंशनल फॉर्मूला है एल क्यूब। ध्यान रखना बात है, डायमेंशन इज द पावर, डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब। ओके, तो डिफरेंस है। तो पहले वाले को हम सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज ए। अब देखो, भले वो क्यूब का वॉल्यूम मांगे, स्फीयर का वॉल्यूम मांगे, वॉल्यूम का तो डायमेंशन फिक्स है, उसका कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। तो अगर पहली बात सॉल्व की जाए यहां पे क्यूब के लिए, तो भाई तुम जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना होता है? ए क्यूब। अब ए क्या है? एज है। ए क्या है? एज है। एज बोले तो लेंथ, अरे एज मतलब लेंथ होती है ना। तो यहां पे इसको मैं लिखूंगा एल क्यूब। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब आ रहा है, चेक कर लो फटाफट से फिर से। तो यहां पे इसका डायमेंशन 3 हो गया। सेकंड वाले पार्ट को चेक करते आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो भाई स्फीयर का वॉल्यूम तुम लोग जानते हो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। यहां पे रेडियस हमारा क्या है? a के बराबर है। तो यहां पे जो रेडियस है वो हो जाएगा a के बराबर, सो 4/3 पाई a क्यूब। एंड वन मोर थिंग, रेडियस भी क्या है? एक तरह की लेंथ है, तो रेडियस की जगह भी लेंथ पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब की जगह a क्यूब के। अब ध्यान से देखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहां पे तो कुछ और नहीं था, है ना, यहां पे कुछ और नहीं था, इसलिए a की जगह आपने लेंथ को पुट कर दिया। लेकिन यहां पे तो 4/3 पाई है ना, अब यहां पे तो 4/3 और पाई भी आ रहा है, तो इनका डायमेंशन भी लिखना पड़ेगा। चलो a का डायमेंशन मैंने लिख दिया यहां पे l क्यूब, लेकिन उससे पहले 4/3 और पाई जो है इनका क्या करोगे? तो नोट करो, न्यूमेरिकल वैल्यूज की जो डायमेंशन होती है वो कुछ नहीं होती, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो डायमेंशनलेस होते हैं। नोट कर लेना दैट द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डायमेंशनलेस। ओके, सो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है जैसे कि 4/3 हो गया या फिर पाई हो गया, है ना, ये सब डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है। सो दीज आर नोन एज द डायमेंशनलेस क्वांटिटीज।
ये क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है, इनका कोई डायमेंशन नहीं है, भले वो कांस्टेंट है, भले वो पाई है, भले वो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, साइन कॉस टेन थीटा है ना, या फिर वो एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथम है। मैंने बताया था ना तुम लोगों को, ये सब क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। एंगल इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है? तो नोट कर लेना, एंगल इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। आगे काम आएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आगे काम आने वाला है तुम्हारे लिए, तो बोल देना एंगल भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो यहां पे भी इसका डायमेंशन क्या आ गया? एल क्यूब आ गया। यहां पे भी इसका डायमेंशन कितना आ गया? एल क्यूब आ गया। तो पहले दो के तो हमने आंसर निकाल दिए, पहले दो के आंसर निकाल दिए। तीसरा वाला देखो, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ एज ए टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ ए। तो आ जाओ भाई, इनका रेशियो लेते हैं, इनका रेशियो देख लेते हैं, देखना ध्यान से, रेशियो देखते हैं इनका। तो एक का रेशियो होता है ए क्यूब और दूसरे का जो है वो है 4/3 पाई ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब मर जाएगा तो ये बन जाएगा 3/4 पाई, 3/4 पाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेशियो। अब बताओ जरा, क्या ये रेशियो कांस्टेंट मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, ये तो टोटली कांस्टेंट मिल रहा है मुझे। ऑल्सो यहां पे मुझे मिल रही है न्यूमेरिकल वैल्यूज, जो कि क्या है? डायमेंशनलेस है कि नहीं है? बोलो हाँ कि ना। मुझे और साथ में क्या मिल रही है? न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल रही है, 3, 4 और पाई, दे आर डायमेंशनलेस। तो अगर आप इनका रेशियो लेते हो तो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो भाई क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो और स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो वो कांस्टेंट मिलता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पहले दो के डायमेंशन मैंने डिफाइन कर दिया, एल क्यूब। तीसरे वाले का जो डायमेंशन है उसमें क्या करना है? आपको रेशियो लेना है, सो इट कम्स आउट बी अगेन डायमेंशनलेस। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। लिख लिया? इसको लिख लो जल्दी से, हो गया? ओके, ये वाला भी लिखो फिर। वॉल्यूम का डायमेंशन मैंने निकालना सिखा दिया तुम लोगों को, ठीक है? वॉल्यूम का डायमेंशन फिक्स रहेगा, भले वो क्यूब है, भले वो स्फीयर है, सिलेंडर है, क्यूबॉइड है, कुछ भी हो, इवन कोन हो, कुछ भी हो, वॉल्यूम का डायमेंशन फिक्स रहता है। ओके, चलिए भाई बढ़े आगे, लाओ। तो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3। So the question number 3 says, suppose you are told that the linear size of everything in the universe has been doubled overnight. तुमसे कहा गया कि भाई एक रात में दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो दुगनी हो गई। Can you test this statement by measuring sizes with the meter stick? क्या तुम इस चीज को टेस्ट कर सकते हो by measuring the size with the meter stick? जैसे कि मुझसे कहा गया पेन है और कहा गया एक रात में इस पेन का दुगना हो गया है। दुगना मतलब अगर ये 5 मीटर का पेन है तो किसी ने मुझे बोला एक रात में ये 10 मीटर हो जाएगा। अगर ये 5 मीटर का पेन है तो किसी ने मुझे कहा कि एक रात में ये 10 मीटर हो जाएगा। तो क्या इस बात को मैं टेस्ट कर सकता हूं बाय मेजरिंग द साइज विद द मीटर स्टिक? मीटर स्टिक यानी कि एक डंडी जिससे हम 1 मीटर को मेजर कर सकते हैं, एक ऐसे स्टिक जिससे हम 1 मीटर को मेजर कर सकते हैं। क्या इस मीटर स्टिक से मैं ये चीज फाइंड कर सकता हूं कि नहीं? क्या ये चीज मैं फाइंड कर सकता हूं? कैन यू टेस्ट इट बाय यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एज हैज नॉट चेंज्ड? व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स आल्सो स्टार्ट रनिंग एट द हाफ ऑफ द स्पीड? तो भाई तुम्हें 3 क्वेश्चन दिए गए यहां पे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा है कि तुमसे कहा गया हर चीज दुगनी हो गई है एक रात में, तो क्या ये चीज तुम फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग द मीटर स्टिक? तो पहले वाले का आंसर तुम लिखोगे, चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं ही करा देता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहां पे, है ना? ध्यान से सुनना, इसको मैं ही करा देता हूं। तो पहले वाले का जो आंसर है हम बोलेंगे नो, वी कैन नॉट टेस्ट दिस, कैन नॉट टेस्ट दिस विद मीटर स्टिक, मीटर स्टिक। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर पूरी दुनिया में हर चीज का साइज एक रात को डबल हो गया है तो क्या मीटर स्टिक का साइज डबल नहीं होगा? क्या मीटर स्टिक का साइज डबल नहीं होगा? अरे हां। तो वी कैन नॉट टेस्ट दिस स्टेटमेंट विद द मीटर स्टिक एज साइज ऑफ द मीटर स्टिक एज साइज, देखो एक मिनट तुम्हें दिख जाएगा भी, हां, ऑफ मीटर स्टिक विल ऑल्सो चेंज, मीटर स्टिक गेट डबल्ड, है ना? वो भी तो डबल हो जाएगा।
मीटर स्टिक भी तो डबल हो जाएगा। तो अब मीटर स्टिक भी डबल हो गया, फिर तो क्या करेंगे हम लोग, किससे मेजर करेंगे? तो हमने तुम्हें एक और तरीका बताया और कहा गया कि कोई बात नहीं बच्चों, मीटर स्टिक से दिक्कत हो रही है ना, एक काम करो, स्पीड ऑफ लाइट को कंसीडर करो। स्पीड ऑफ लाइट को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, याद करो पहला क्वेश्चन जिसमें तुमने 1 मीटर को डिफाइन किया था विद द हेल्प ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, याद है? तुमने क्या किया, 1 मीटर को डिफाइन किया था स्पीड ऑफ लाइट से। हां, ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, याद है? स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये कभी चेंज नहीं होती है, भले दुनिया में कुछ भी बदल जाए, स्पीड ऑफ लाइट कभी नहीं बदल सकती क्योंकि उसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है और दुनिया में अगर सब कुछ डबल हो जाएगा तो भी स्पीड ऑफ लाइट फिक्स रहेगी। तो कैन यू टेस्ट दिस, कैन यू टेस्ट इट बाय द यूजिंग द फैक्ट दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट? यस, वी कैन टेस्ट द स्टेटमेंट by using the fact that speed of light is a universal constant and has not changed. स्पीड ऑफ लाइट जो है हर जगह, भले तुम हमारे अर्थ पे बात कर लो, जुपिटर पे चल जाओ, मार्स पे चल जाओ, कहीं पे भी चल जाओ, सन पे चल जाओ, है ना, सन पे मत जाना, कहीं पे भी चल जाओ, स्पीड ऑफ लाइट हमारी फिक्स रहने वाली है। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम से कोई मतलब नहीं है ना? यूजुअली क्या होता है, दूसरी चीजों को मीडियम से फर्क पड़ जाता है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम कहीं पे भी जाओ पूरे यूनिवर्स में, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स रहने वाली है, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स रहने वाली है। हां, तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में पता करना है तो स्पीड ऑफ लाइट से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक रात में पूरी दुनिया की चीजें डबल हो गई है तो स्पीड ऑफ लाइट को दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपनी वैल्यू फिक्स रखेगा, वो डबल नहीं होगा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, is a universal constant and does not changes and has not changed. So we can test the statement by using the fact. Okay, so we can test the statement by using this fact. ठीक है, इस फैक्ट से आप इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ बोल सकते हो। हाँ, ये आपको कैसे पता चलेगा? स्पीड ऑफ लाइट से पता चलेगा। जैसे कि मान लीजिए एक टनल बना देता हूं मैं, है ना मैंने क्या बनाया, एक ट्यूब बनाई, ध्यान से देखना भी, मैंने एक ट्यूब बना दी। कहा गया था कि भाई पहले ये ट्यूब जो थी वो 5 मीटर की थी। अब क्या हुआ, एक रात में इनका साइज दुगना हो गया, एक रात में इनका जो साइज है वो क्या हो गया, दुगना हो गया। दुगना होने से अब मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं बोला गया मीटर स्टिक का यूज कर लो। तो भाई मीटर स्टिक का कैसे यूज करूं? एक डंडी थी पहले मेरे पास जो 1 मीटर को नापती थी, एक डंडा था मेरे पास पहले जो 1 मीटर को मेजर करता था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक रात में वो डंडा भी बड़ा हो गया। पहले मेरे पास एक मीटर स्टिक था, लेकिन एक रात में जब सब कुछ दुगना हो गया तो ये भी दुगना हो गया। तो यार इससे तो मैं मेजर नहीं कर सकता, अब दिक्कत वाली बात है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को चेक करते हैं। अब मैंने मान लीजिए यहां से स्पीड ऑफ लाइट भेजी, स्पीड ऑफ लाइट को यहां से भेज दिया मैंने। तो पहले उसको मान लीजिए अगर टी टाइम लगता था, पहले उसको अगर टी टाइम लग रहा था एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए, तो अब क्या करूंगा, मैं फिर से लाइट भेजूंगा। अगर उसको टाइम दुगना लग गया, अगर उसको टाइम दुगना लगा तो मैं समझ जाऊंगा कि लेंथ जो है वो डबल हो गई है। पहले उसको टी टाइम लग रहा था, अब उसको 2t टाइम लग रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई पहला टी में वो 5 मीटर चला, पहले टी में वो क्या हुआ 5 मीटर चला, अगले टी में वो नेक्स्ट 5 मीटर चला, है ना भाई? ऐसे ही होगा ना, पहले टी टाइम में वो 5 मीटर चलता है, अगले टी टाइम में वो 5 मीटर चलता है, सो टोटल टाइम उसको कितना लगा, 2t लगा ना। तो ऐसा आप स्पीड ऑफ लाइट से कर सकते हो, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट और इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में ये टिप्पणी कर सकते हो, ये बातें बोल सकते हो, तो किसके बेसिस पे बोलोगे, स्पीड ऑफ लाइट के बेसिस पे बोलोगे। ठीक है, ये पता कर सकते ना स्टेटमेंट के बारे में। उसने बोला ना एक रात में दुगना लेंथ हो गया, चलो आओ पता करते। लाइट को भेजा, पहले टी टाइम लगा, अभी लाइट को भेजा, फिर 2t टाइम लगा। तो तुमने बोला हाँ भाई सही बात बोल रहा है, ये लेंथ तो बढ़ गया है।
सही बात बोल रहा है, लेंथ तो डबल हो गया है, पहले टी टाइम लगता था, आज मुझे 2t टाइम लगता है, तो यहां से हम इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं फिर। चलिए भाई बहुत बढ़िया, इसको देख लो फटाफट से। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बोलता है व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक इन द यूनिवर्सल ऑल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ द स्पीड। अगर सारी क्लॉक हाफ स्पीड पे चलना शुरू कर दे तो फिर से एक और दिक्कत आ गई हमारे पास में। क्यों? क्योंकि सर अभी तक टाइम भी एक और ऐसी चीज थी जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही थी। अभी तक एक और ऐसी चीज थी जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है, वो है समय, टाइम। किसी के लिए नहीं रुकता है, किसी के साथ नहीं चलता है, हमें इसके साथ चलना पड़ता है। ठीक है, तो भाई टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग जो भी हमारे पास है, जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, किसी पे भी नहीं। तो अभी तक वो टाइम था जो फिक्स रह रहा था, वो टाइम था जो बदला नहीं। पहले टी टाइम लगा, अभी 2 टाइम्स ऑफ टी लगा। अब वो तो दुगना इसलिए हो गया क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो गई थी, अभी तो डबल इसलिए हो गया क्योंकि लेंथ इंक्रीज हो गई थी। लेकिन सपोज करो अगर तुमने टाइम को आधा कर दिया, तो टाइम अगर आधा हो गया, यानी कि जो घड़ियां हमारे पास चल रही है वो धीमी हो जाए, स्लो हो जाए, आधा टाइम कम हो जाए, फिर क्या करोगे? यही बोला ना उसने कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक इन द यूनिवर्सल ऑल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ द स्पीड। सारी घड़ियां अगर आधी स्पीड पे चलना शुरू कर दे तो फिर तो दिक्कत है, तुमने तो टाइम ही बदल डाला इस बार। तो अगर तुमने टाइम चेंज कर दिया तो तुम कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते। ये स्पीड ऑफ लाइट किसी काम की नहीं है अगर टाइम चेंज हो गया तो। स्पीड ऑफ लाइट और ये सारी चीजें सब बेकार है अगर टाइम चेंज हो गया। सो टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग विच वी हैव। तो अगर टाइम रिड्यूस हो गया यहां पे, यानी कि कहा कि घड़ियां अगर धीरे चलने लग जाए हमारी, तो उस केस में हम ये स्टेटमेंट कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे जो घड़ी हमारे पास है वो धीरे चलना शुरू हो जाए तो इन स्टेटमेंट के बारे में, कौन से स्टेटमेंट के बारे में? सपोज यू आर टोल्ड, ये वाला स्टेटमेंट, इसके बारे में कभी नहीं पता लगा पाओगे। सो इफ व्हाट विल हैपन इफ ऑल द क्लॉक्स इन द यूनिवर्स ऑल्सो स्टार्ट रनिंग एट हाफ द स्पीड, वी कैन नॉट टेस्ट the above statement, the above statement। हम above statement को कभी भी टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ओवरऑल जो हमारे पास था वो है टाइम। वो टाइम ही नहीं तो फिर क्या करोगे तुम लोग बिना टाइम के? तो है ना। तो भाई मीटर स्टिक से नहीं कर सकते, स्पीड ऑफ लाइट से कर सकते थे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट में भी एक चीज आती है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है कौन? टाइम। तो भाई स्पीड ऑफ लाइट भी तभी काम कर रहा था क्योंकि इसके पास टाइम फिक्स था। लेकिन अभी तो तुमने टाइम को चेंज कर दिया, टाइम ही चेंज हो जाएगा और टाइम ही स्लो हो जाएगा, तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये पार्ट तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा नोट कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? पक्का समझ आ गई बात क्या है? ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे पता है थोड़ा सा स्पीड मैंने स्लो कर रखा है, बट विद द पैसेज ऑफ द टाइम मैं इसको इंक्रीज भी करूंगा, सो डोंट गेट वरीड फॉर दिस पार्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव द सेम यूनिट। अगर किसी की इक्वेशन में हर एक टर्म की यूनिट सेम हो जाए, इज इट नेसेसरी दैट दे हैव द सेम डायमेंशन? If all the terms in an equation have the same dimension, is it necessary that they have the same unit? पहला पॉइंट तुमसे पूछता है कि अगर सेम यूनिट है तो जरूरी है क्या सेम डायमेंशन हो? पहला पॉइंट क्या बोलता है? सेम यूनिट है तो जरूरी है क्या सेम डायमेंशन भी होने चाहिए? और दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि अगर सेम डायमेंशंस है, दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि अगर सेम डायमेंशन है तो जरूरी है क्या सेम यूनिट्स हो? सेम डायमेंशन है तो जरूरी है कि सेम यूनिट्स होनी चाहिए? सोचो जरा। पहला पार्ट कह रहा है कि अगर सेम यूनिट है तो वो नेसेसरी है ना चाहिए, जरूरी होना चाहिए कि उनका सेम डायमेंशन हो। अगले पार्ट में कह रहा है कि अगर सेम डायमेंशन है तो जरूरी है कि सेम यूनिट होनी चाहिए। तो तुम्हें बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, तुम्हें बताना है कि बात सही है कि गलत है। ओके, तो चलो सोचो एक बार, सोचो जल्दी से। ओके, ट्राई किया खुद से, वीडियो को पॉज कर लिया करो, खुद से ट्राई जरूर किया करो। ठीक है, पहले पार्ट में बोल रहा है कि अगर सेम यूनिट है तो सेम डायमेंशन होनी चाहिए। अच्छा, सेम यूनिट और सेम डायमेंशन, ऐसी कौन सी क्वांटिटीज लो जिनका सेम यूनिट हो और डायमेंशन भी हो? एनर्जी और वर्क, वर्क और एनर्जी, है ना। देखो भाई, अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क का यूनिट तुम बोलते हो जूल,
एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी के लिए भी तुम जो यूनिट बोलते हो वो बोलते हो जूल। वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट है जूल, और दोनों का डायमेंशन अगर देखें तो दोनों का डायमेंशन आता है क्या, ml2t-2। करके देख लेना तुम लोग, तुम्हें भरोसा नहीं हो तो एनर्जी के लिए क्या यूज करोगे, जो तुम्हें अच्छा लगे, हाफ mv² लगा लो या फिर mgh लगा लो। वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला लगेगा। दोनों से तुम देख लेना डायमेंशन सेम आएंगे। तो अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होंगे ही होंगे, पक्का है। अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होंगे, पक्का है। पहली वाली बात बिल्कुल सही है। दूसरी वाली बात बोलता है अगर डायमेंशन सेम है तो क्या यूनिट सेम होने चाहिए। तो यहां पे मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके बताता हूं। चलो एक और एग्जांपल है, चलो इसी के एग्जांपल लेके बता दो तुम्हें। सेम डायमेंशन है तो सेम यूनिट होने चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है, इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव द सेम यूनिट इज इट नेसेसरी दैट दे हैव द सेम डायमेंशन। यस इट इज नेसेसरी, जरूरी है, होगा ही होगा। सेकंड पार्ट बोलता है इफ ऑल द टर्म्स इन एन इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन इज इट नेसेसरी। चलो आओ चेक करते हैं। यहां पे मैं एक टर्म लेता हूं एनर्जी डेंसिटी का। अभी एनर्जी डेंसिटी क्या है रुको भी समझा देता हूं। एक टर्म में डिफाइन कर रहा हूं, देखो अभी क्योंकि बिगिनिंग वाला पार्ट है तुम्हें इतने ज्यादा टर्म्स के बारे में नहीं पता होगा फिजिक्स के, तो जो मैं नोट लिखता हूं ना उसको एक बार नोट कर लिया करो, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, देखो अगर मैं लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी तो मेरा मतलब है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं लिखता हूं एनर्जी डेंसिटी तो मेरा मतलब है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्या मतलब है मेरा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। जरा इसके लिए हम देखें तो क्या बनेगा यूनिट, डायमेंशन देखते हैं इसका, है ना, डायमेंशन देखते हैं इसका। सो इसका डायमेंशन की बात करें तो एनर्जी का डायमेंशन हमें पता है ml2t-2 अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशन L3 निकाला था ना तुमने, वॉल्यूम का डायमेंशन L3। अच्छा एनर्जी के अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं एक बार बता देता हूं एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालते हैं। एनर्जी और वर्क का दोनों का बता देता हूं। सो वर्क के लिए होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन होता है, कहां से मिलता है फोर्स का डायमेंशन, m इंटू एक्सेलरेशन से। इसकी मास की जगह लिखेंगे कैपिटल M, एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे L/t²। एक्सेलरेशन की जगह लिखेंगे L/t²। अब एक्सेलरेशन का तो मैंने लास्ट लेक्चर में तुम्हें बताया भी था। ये हो जाएगा फोर्स का mlt-2। तो फोर्स का हो गया mlt-2, लिख दीजिए mlt-2। और यहां पे डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओवरऑल लेंथ है ना, ये भी ओवरऑल तो लेंथ है। तो वर्क का जो डायमेंशन आता है वो आता है ml2t-2। ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। वैसे ही अगर मैं एनर्जी के लिए भी बात करूं तो एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, mgh वाला। हाँ लगा लो, mgh से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम लगा सकते हो। हम लगा सकते हैं mgh वाला फॉर्मूला जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही जाओगे बिल्कुल। m बोले तो मास, g बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ही ना। तो यहां पे L/t² कर देता हूं, इनटू h हाइट है जो कि एक तरह का लेंथ होता है। तो ये t ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा ml2t-2। तो देखा ml2t-2, ml2t-2, पिक्चर क्लियर है ना अभी। तो यहां पे ml2t-2, यहां पे भी ml2t-2। तो वर्क और एनर्जी दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन डेंसिटी में एनर्जी ml2t-2 और वॉल्यूम का L3 लिख दिया मैंने। अभी L3 को ऊपर भेज देंगे तो ml इनवर्स t-2 बन जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, इसका डायमेंशन आता है ml इनवर्स t-2, ठीक है। अब एक और मैं यूनिट लिखते जाता हूं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, अभी फोर्स का डायमेंशन निकाला था ml-2 करके, अपॉन एरिया बोले तो L²। एरिया का मतलब L²। जरा इसको ऊपर भेज दीजिए, ये बन जाएगा ml इनवर्स t-2। ये L² ऊपर जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा। 1 - 2 माइनस का 1 होता है, तो ml-1 t-2 होता है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द प्रेशर। तो देखो जरा एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि दोनों के सेम डायमेंशन, दोनों के सेम डायमेंशन तो उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। चलो भाई चेक करते हैं, यूनिट चेक करते हैं फॉर द प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट जो होती है वी ऑल नो इट इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या यही है यूनिट की प्रेशर?
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जरा एनर्जी डेंसिटी की देखते हैं यूनिट क्या होती है, इसको मैं रफ पेज पे सॉल्व कर लेता हूं। एनर्जी डेंसिटी की यूनिट डिफाइन कर देते हैं, तो एनर्जी डेंसिटी बोले तो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में। अब दिक्कत यह है कि जूल को हटाओ यार जरा, तो जूल को हटा देते हैं, इसको कन्वर्ट करें किसी और चीज में। जूल किसके लिए होता है, देखो बेसिकली वर्क के लिए भी जूल यूज किया जाता है, बट उसकी जगह न्यूटन मीटर लिख सकते हैं कि हम लोग। अरे एनर्जी के लिए तुम क्या लिख रहे हो, जूल लिख रहे हो, यहां से देख लो तुम्हें अच्छा नहीं, अच्छा जूल समझ नहीं आता ना, इसकी यूनिट जूल होती है भाई, इसकी यूनिट जूल होती है। नहीं समझ आता है तो यहां से लिखो मास है ना, मास को लिखते हो केजी में, एक्सेलरेशन को लिखते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इसको लिखते हो मीटर में। तो ये होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही तो जूल है भाई। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज नथिंग बट द जूल। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को ही जूल कहते हैं। कहां से निकाला, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। फॉर्मूले से देखा, मास का केजी, जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एच का मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यही जूल है। अच्छा यही जूल है क्या। और जरा न्यूटन को भी देख लो, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन एन। यहां पे देखो केजी एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यही हमारा न्यूटन भी है, यही हमारा न्यूटन भी है। तो ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या मैं न्यूटन लिख दूं यहां पे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि न्यूटन मीटर। क्या मैं जूल को न्यूटन मीटर लिख दूं तो चलेगा क्या, देख लो फटाफट से। न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी 1 मीटर निकाल दो तो 1 मीटर बाहर रह जाता है, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द न्यूटन, और 1 मीटर साथ में रह गया। तो जूल की जगह मैं न्यूटन मीटर लिखने जा रहा हूं, कोई आपत्ति हो तो बता देना। जूल की जगह लिखेंगे न्यूटन मीटर अपॉन मीटर क्यूब। जूल की जगह क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर अपॉन मीटर क्यूब। ये क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है हमारे पास में आंसर। क्या बात सही रहेगी, देख लो फटाफट से। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ बिल्कुल सही बात रहेगी। तो ये है हमारे पास में भाई पिक्चर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी। तो भाई क्या बोला, अगर डायमेंशन सेम है तो यूनिट सेम हो गई, अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम रहेगी क्या। अच्छा ये तो हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया ना इसके लिए, जूल पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उधर भी कितना आ रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रहा है। तो भाई सेम यूनिट आ रही है इसमें, तो सेम डायमेंशन से सेम यूनिट आ सकती है। डायमेंशन सेम है लेकिन यूनिट सेम होगी कि नहीं होगी, ये तो एक एग्जांपल है जहां पे हमारा केस सेम आ गया। चलो ऐसे कुछ और केसेस देखते हैं, क्या सब में ऐसा हो सकता है क्या। एक और केस देखें इसमें, किसका देखें केस, हाँ इधर आओ, एक केस और देखते हैं। एक केस तो ये हो गया हमारा, एक और केस देखना ध्यान से। मैं कंसीडर करता हूं फ्रीक्वेंसी को और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, मैं कंसीडर कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी को और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी को। तो यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसका और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल टी टी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर बात करें तो होता है थीटा बाई टी, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यहां पे थीटा बाई टी लिख सकते हो। अब जरा देखना, चलो ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी किससे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं तुझे ऐसे सिंपल बोल रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी लिख लो। ठीक है, तो एक जगह मैं ले रहा हूं फ्रीक्वेंसी, एक जगह मैं ले रहा हूं एंगुलर वेलोसिटी। जरा इसका डायमेंशन बताओ, तो इसका डायमेंशन होगा 1/t। इसका डायमेंशन कितना आएगा, 1/t आएगा ना, देख लो फटाफट से। हाँ बिल्कुल, ये आएगा t इनवर्स। इधर इसका डायमेंशन देख के बताओ, तो ऊपर है थीटा, नीचे है टाइम। थीटा जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, तो यहां पे भी 1/t यानी कि t इनवर्स। क्या दोनों के डायमेंशन सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है। तो कायदे से दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए थी।
अगर दोनों के डायमेंशन सेम है तो दोनों की यूनिट भी सेम होनी चाहिए थी। तो क्या दोनों की यूनिट हमेशा सेम होगी? चेक करो। सेम यूनिट सेम दोनों के डायमेंशन सेम है, यूनिट की देखो देखो यहां पे इसकी जो यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की वो होती है हर्ट्ज, ठीक है। इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी हर्ट्ज, और इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। इसके लिए जो यूनिट डिफाइन की जाती है वो होती है रेडियन पर सेकंड। तो भाई एक की यूनिट है हर्ट्ज, एक की है रेडियन पर सेकंड। पहले वाले केस में यूनिट भी सेम आ रही थी, पहले वाले केस में जो था सेम डायमेंशन की वजह से सेम यूनिट भी आ रही थी, लेकिन यहां पे दूसरा केस देखा तो उसमें तो भैया यूनिट चेंज हो गई। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है हमेशा कि ऐसा ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो वो क्या बोल रहा है? होना ही चाहिए, नेसेसरी है, तो कोई नेसेसरी नहीं है। अच्छा तुम बोलोगे फिर इधर भी ऐसा कोई केस आना चाहिए, तो भाई ऐसा केस यूनिट के केस में नहीं आता है, क्योंकि यूनिट के बेसिस पे तुम डायमेंशन निकाल सकते हो इजीली। ये क्या बात बोल दी? जैसे तुम्हें अगर यूनिट पता है तो तुम उसका इजीली डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम है, अगर दो क्वांटिटीज की यूनिट सेम है तो तुम डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल बताया था, ध्यान है तुम्हें? अरे यहां पे एक एग्जांपल लिखा था एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर, जरा इसके लिए भी देखो, यहां पे भी वही बात आएगी कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर दोनों का यूनिट सेम है। एनर्जी डेंसिटी एंड प्रेशर दोनों का यूनिट सेम है, तो दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा कि नहीं होगा? बोलो हां कि ना। तो एनर्जी डेंसिटी का अगर यूनिट सेम है तो उनका डायमेंशन सेम होगा, अगर उनका डायमेंशन सेम है तो उनके लिए यूनिट सेम होगी। ये वाली बात चलती है। लेकिन अगर सेम डायमेंशन से सेम यूनिट निकालने की कोशिश करोगे तो हमेशा नहीं होगा ऐसा। कभी कभार हो जाता है, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर में हुआ, लेकिन हमेशा ये चीज वैलिड नहीं रहेगी, यूनिट में चेंज हो सकता है। तो यूनिट को डायमेंशन से लेना देना नहीं है, समझ लो। यूनिट को डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डायमेंशन को यूनिट से लेना देना है। यूनिट को डायमेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डायमेंशन को यूनिट से बहुत फर्क पड़ता है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये जो सेकंड टर्म में बोला है कि अगर सेम डायमेंशन है तो नेसेसरी है, तो तुम लिखना भाई नेसेसरी तो नहीं है, हां हो सकता है कि वो सेम हो जाए, बट नेसेसरी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो भाई एक केस एग्जांपल तो मैंने तुम्हें ये दे दिया जिसमें दोनों का डायमेंशन और यूनिट सेम है, एक केस मैंने ये ले लिया। एक केस मैंने तुम्हें ये भी बता दिया जिसमें डायमेंशन सेम है लेकिन यूनिट अलग अलग है। तो तुम्हारे पास तीनों केसेस आ चुके हैं, तीनों केस आ चुके हैं, जिसमें पहले दो केस तो ऐसा कि जिसमें सेम डायमेंशन है सेम यूनिट है, एक केस आगे जिसमें सेम डायमेंशन है लेकिन यूनिट अलग अलग है। तो ये तीनों केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार नोट कर लो फिर हम आगे बढ़ते। समझ गए ना बात को? तो क्या बोलोगे? अगर यूनिट सेम है तो डायमेंशन सेम होना चाहिए, अगर डायमेंशन सेम है तो यूनिट सेम हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। नोट कर लो जल्दी से। हो गया? कर लिया नोट? बढ़े आगे? ओके, सो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 5। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 सेज इफ टू क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन डू दे रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल कंटेंट। अगर दो क्वांटिटीज के पास में सेम डायमेंशन है तो उसका यह मतलब है क्या कि सेम क्वांटिटीज होगी? वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इतना विस्तार में हमने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है तो तुम्हें तो पता ही होगा। अब तो अगर दो क्वांटिटीज के सेम डायमेंशन है तो क्या वो सेम क्वांटिटीज होंगी? क्या नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी है क्या? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे कि मैंने जो अभी तुम्हें बताया था, याद करो क्या बोला था? एक एग्जांपल मैंने लिया था वर्क का और एक एग्जांपल लिया था एनर्जी का। अपार्ट फ्रॉम दिस एक एग्जांपल लिया था मैंने किसका? हाँ देखो, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, इवन टॉर्क। टॉर्क इज समथिंग जो हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में। टॉर्क इज समथिंग जिसके बारे में रोटेशनल मोशन में पढ़ा जाएगा। सो इवन टॉर्क, इसका भी सेम यूनिट डायमेंशन होता है, इसका भी सेम डायमेंशन होता है, लेकिन भाई क्वांटिटी तो अलग है ना। ये इसका भी डायमेंशन देखोगे तो ml2t-2, इसका डायमेंशन देखोगे तो ml2t-2। इवन टॉर्क का, इसको कहते हैं टॉर्क, ठीक है, किसी भी चीज को गोल गोल घुमाने के लिए चाहिए होता है टॉर्क। तो भाई क्या होगा? टॉर्क का भी डायमेंशन देखा तो इट कम्स आउट बी ml2t-2। तीनों के डायमेंशन सेम है, बट वी ऑल नो दीज थ्री आर द डिफरेंट क्वांटिटीज। ये वर्क है, वो एनर्जी है, वो टॉर्क है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रीक्वेंसी, अभी हमने पिछले केस में जो कंसीडर करा, फ्रीक्वेंसी डायमेंशन आ रहा है t इनवर्स, एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर वेलोसिटी, डायमेंशन आ रहा है फिर से t इनवर्स, जो कि अलग बात है भाई, ये तो एंगुलर वेलोसिटी है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे फॉलो करता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसके पास जो वेलोसिटी होती है दैट्स कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट थिंग। फ्रीक्वेंसी आपको बताता है कि भैया एक सेकंड में वो कितने चक्कर काटता है ना भाई। तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट हो जाती है। सिमिलरली वर्क अलग है, एनर्जी अलग है, टॉर्क अलग है। तो यार यहां पे पिक्चर तो अलग है। अब जैसे कि यहां पे एक और देखो, प्रेशर, हमने सारे केसेस अभी सॉल्व करे। प्रेशर का डायमेंशन ml इनवर्स t-2, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इसका जो डायमेंशन है वो भी सेम आ रहा है ना, ml इनवर्स t-2। बट क्या ये सेम कंटेंट पे रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नहीं, वो प्रेशर है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, अलग अलग है दोनों ही बातें। तो यार यही समझाना चाहते हैं कि अगर सेम डायमेंशन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेम क्वांटिटीज है। ओके, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सेम फिजिकल कंटेंट है या फिर सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। डायमेंशन सेम होता तो भाई वो कोइंसिडेंस है। डायमेंशन का सेम होना इज समथिंग लाइक अ कोइंसिडेंस। वो तो भाई ठीक है ना, तुक्का लग गया कि भाई डायमेंशन सेम हो गए, तो ऐसा कोई जरूरी थोड़ा ही है कि सेम ही क्वांटिटी है, नहीं होता ऐसा कोई जरूरी, ठीक है। वो तो बस तुक्का लग गया कि डायमेंशन सेम हो जाते हैं। ओके, याद रहेगी बातें, नोट कर लो इसको भी। हो गया, कर लिया नोट, पक्का? बढ़े आगे अगले सवाल पे। चलो भाई, एक क्वेश्चन है, जल्दी से उसको देखते हैं फिर खत्म करते हैं इसको भी, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू द अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज डिजायरेबल दैट द स्टैंडर्ड ऑफ द यूनिट बी इजीली अवेलेबल। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है। हम चाहते हैं कि जो यूनिट हम कंसीडर कर रहे हैं वो इजीली अवेलेबल हो, इनवेरिएबल हो, इंडिस्ट्रक्टिबल हो और इजीली रिप्रोड्यूसिबल हो। अगर हम किसी इंसान के पैर को स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं यूनिट ऑफ लेंथ से, तो इनमें से कौन से फीचर प्रेजेंट नहीं होंगे? देखो भाई, स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट का मतलब मैं तुम्हें बता देता हूं कि कोई भी अगर हम यूनिट को डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने डिफाइन किया 1 मीटर को, तो 1 मीटर को डिफाइन करते टाइम पे मैं याद रखूंगा कि 1 मीटर की कोई भी चीज मुझे इजीली अवेलेबल हो जाए। हाँ बिल्कुल, 1 मीटर की चीज इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब तुम डिफाइन कर दो 1000 मीटर, अब तुम 1000 मीटर को डिफाइन करते हो, या फिर चलो तुमने डिफाइन कर दिया और जीरो लगाते हैं, ठीक है, इतने मीटर को तुमने डिफाइन कर दिया। अब इतनी बड़ी चीज लेके कहां घूमोगे तुम लोग? इतनी बड़ी चीज लेके कहां घूमोगे तुम लोग? इसलिए हम एक ऐसी यूनिट को डिफाइन करते हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाए, साथ ही साथ वो इनवेरिएबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया में तुम्हारे पास ये 1 मीटर चल रहा है, पता चला तुम वहां से चले गए साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका में जाके बोल रहे हो नहीं नहीं ये 1 मीटर नहीं होता, ये तो हम 2 मीटर मानते हैं इसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में पता चल रहा है 1 मीटर बोल रहे, साउथ अफ्रीका में जाके बोलते हैं हम इसको 1 मीटर नहीं मानते हैं, हम इसको 2 मीटर बोलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो वहां पे भी 1 मीटर ही होगा, मतलब कि जो तुम कंसीडर करते हो। जैसे कि एक एग्जांपल पे बोल देता हूं, एक रॉड है 1 मीटर की, अगर इस रॉड को तुम इंडिया में हो तो 1 मीटर की है, अगर तुम कहीं और चले जाओ पता चले रॉड का लेंथ चेंज हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इनवेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर 1 मीटर इतना है तो 1 मीटर इतना ही रहेगा। ये नहीं कि यहां पे इतना कंसीडर कर रहे हो, कहीं और पे जाके कुछ और कंसीडर करोगे, तो वो इनवेरिएबल नहीं होना चाहिए। इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि भाई कभी कभार कुछ हो गया तो इसके यूनिट चेंज होगी इसकी। तो 1 मीटर की वैल्यू जो है वो इनवेरिएबल होनी चाहिए, इंडिस्ट्रक्टिबल होनी चाहिए कि बार बार ऐसा नहीं कि खराब हो जाए, 1 मीटर को बार बार नापना पड़ता है ना। ऐसी यूनिट ले हो जो एक बार फिक्स कर दी तो वो फिक्स रहेगी। अब ये मत करना कि बार बार उसको बदल रहे हो, फिर से नाप रहे हो कुछ करके। इंडिस्ट्रक्टिबल होनी चाहिए, जो फिक्स कर दिया वो फिक्स कर दिया, अब इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हम लोग, है ना। ये नहीं कि यार नहीं यार अगले साल कुछ नया बना लेंगे, नहीं, वो इंडिस्ट्रक्टिबल होनी चाहिए। इजीली रिप्रोड्यूसिबल, अगर सपोज करो गलती से तुमसे खराब भी हो गई तो एक फिर से उतना यूनिट बना सको, वैसा वाला लेना। तो अगर किसी इंसान के पैर को एज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, किसी इंसान के पैर को एज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट कंसीडर करते हो तो कौन से फीचर्स इनमें से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे? तुम्हें पता है वो क्रिकेट खेलते टाइम हम क्या करते हैं, पैरों से नापते ना पिच को, है ना। तो वही हर एक का पैर अलग अलग है। तो जरा बताओ, क्या अगर एक इंसान के पैर को एज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट मैं कंसीडर करता हूं तो इनमें से कौन से फीचर्स उसमें अवेलेबल होंगे, कौन से फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे? सोचो जरा एक बार।
किया नोट? ओके अब देखो क्या होता है कि मुझे अगर किसी इंसान के पैर की बात करें, हाँ तो बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, बाहर जाओ किसी का भी पैर काट के ले आओ, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई इजीली अवेलेबल है इंसान का पैर। इनवेरिएबल है? नहीं, इनवेरिएबल तो नहीं है, वेरिएबल है यार ये, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी भी इंसान के पैर की तो वो इजीली अवेलेबल है, हाँ इजीली अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। अरे तुम्हारे पास भी तो भगवान ने दो दो पैर दे रखे हैं, तो नाप लो ना खुद का पैर यूज करके। इनवेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है ये। अब अलग अलग इंसानों के पैर अलग अलग होते हैं। छोटे बच्चे का पैर लोगे तो छोटा मिलेगा, बड़े इंसान का पैर लोगे तो बड़ा मिलेगा। तो भाई वो वेरिएबल हो जाएगा, इनवेरिएबल नहीं है, वो वेरिएबल है। तो कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल है? देखो जो फीचर्स अवेलेबल होंगे उनको मैं टिक लगाऊंगा, जो फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे उनको मैं खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। तो अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, हाँ बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। इनवेरिएबल नहीं है। इंडेस्ट्रक्टिबल, हाँ वैसे तो इंडेस्ट्रक्टिबल कह सकते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूनिट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और इंसान के पैर से अगर आपने कुछ मेजर किया तो भाई वो डिस्ट्रक्टिबल हो सकता है ना, तो इंडिस्ट्रक्टिबल भी नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिबल है। क्यों? क्योंकि यार तुमने कुछ मेजर किया, सपोज करो किसी के पैर में कुछ दिक्कत हो गई गलती से, तो तुम्हारा मेजरमेंट तो खराब हो जाएगा ना। सपोज करो तुमने किसी एक इंसान का पैर मान लिया, यहां पे चलो एक पैर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मान लीजिए तुमने किसी इंसान के पैर को कंसिडर किया, ठीक है, ये वाला। अब क्या होगा जब तुम किसी इंसान के पैर को कंसीडर करते हो, तुमने बोला भैया इसका जो पैर होगा वो 1 मीटर के बराबर है, तुमने तो ऐसे बोल दिया, तो वो इजीली अवेलेबल हो गया। लेकिन हो सकता है किसी तुमने छोटे बच्चे का पैर ले लिया, फिर इसकी जगह तो किसी छोटे बच्चे का पैर ले लिया, तो वो तो छोटा पैर हो जाएगा, है ना। तो वो तो वेरिएबल हो गया, तो इनवेरिएबल नहीं हो सकता है। हमें ऐसी यूनिट लेनी है जो इनडिस्ट्रक्टिबल हो, ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। मान लो किसी ने इसकी उंगलियां काट दी, तो किसी ने इसकी उंगलियां काट दी, तो क्या अब ये पूरा 1 मीटर है? नहीं, अब ये 1 मीटर से कम है, तो ये तो डिस्ट्रक्टिबल हो गया, तो हमारा ये वाला पॉइंट भी नहीं होगा। एंड इजिली रिप्रोड्यूसिबल। अब बार बार तो इंसान का पैर बनाने बैठोगे नहीं ना तुम लोग। अरे यार अगर सपोज करो तुमने इस किसी का पैर लिया और उसको हमने कंसीडर किया 1 मीटर, और सपोज करो तुमसे वो गुम हो गया या फिर उसकी उंगलियां कट गई, तो क्या क्या इसकी उंगलियां दोबारा उगा सकते हो तुम लोग? ऐसा करोगे? लो भाई हमने क्या किया सर, इसकी उंगलियां उगा दी दोबारा से। कर सकते हो ऐसा? नहीं कर सकते। तो इजिली रिप्रोड्यूसिबल भी नहीं है ये। तो सिर्फ एक ही बात है कि जो अवेलेबिलिटी है यहां पे वो इजीली होगी, बाकी आई डोंट थिंक कुछ होने वाला है यहां पे, ठीक है। वेरिएबल हो जाता है, अलग अलग इंसानों के पैर अलग अलग होते हैं, डिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी का पैर ले लिया तो वो काट नहीं सकते, उसको कट गया तो फिर तो यूनिट चेंज हो जाएगी। तो इंडिस्ट्रक्टिबल भी नहीं है और इजीली रिप्रोड्यूसेबल भी नहीं है। भैया इजीली रिप्रोड्यूसेबल मतलब क्या है? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, दोबारा से नहीं बना सकते हो उसको आप लोग। सपोज करो तुमने किसी एक इंसान का पैर ले लिया जो कि 1 मीटर का था और उसकी उंगलियां कट गई, तो क्या तुम दोबारा से उंगलियां उगा सकते हो इस पे? क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि दोबारा से यहां पे उंगलियां लग जाए इसकी? नहीं हो सकता है यार वो हमसे पॉसिबल। तो आई डोंट थिंक कि वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल भी है, ठीक है। तो यहां पे जो चीज फीचर अवेलेबल है वो सिर्फ इजी अवेलेबिलिटी ही है मेरे हिसाब से। तो वैसे कुछ लोग कभी कभी बोल देते हैं इजीली रिप्रोड्यूसेबल, बट मुझे वो समझ नहीं आया कि वो होता कैसे है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता इजीली रिप्रोड्यूसेबल की पिक्चर क्या होती है। अवेलेबिलिटी की मैं बोल सकता हूं कि वो अवेलेबल हो जाता है। सम टाइम इट इज आल्सो इजीली रिप्रोड्यूसेबल। कुछ भी कभी कभार कहते हैं कि रिप्रोड्यूसेबल भी हो जाता है। जैसे कि अगर सपोज करो तुमने ये पैर खराब हो गया किसी का, तो दूसरा पैर लेके आ जाओ उसका। इंसानों के पास तो दो दो पैर होते ना, तो अगर एक पैर खराब हो गया तो दूसरा ले आओ। ऐसा नहीं कर सकते यार, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम किसी इंसान के पैर से एज अ स्टैंडर्ड यूनिट को कंसीडर नहीं करते। हाँ, इंसानों का पैर तभी हम कंसीडर करते हैं जब हमें वो पिच नापना होता है क्रिकेट में, है ना। तो उस टाइम पे तो पैर सही सलामत होते ना, तभी तो क्रिकेट खेलने जा रहे हो तुम लोग। तो पैर सही सलामत होंगे तो वहां पे मेजरमेंट कर लेना, लेकिन ये मत बोलना कि यही आज के बाद हम कंसीडर करेंगे एज अ स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। नहीं कर सकते उसको कंसीडर। इवन जब तुम एक रॉड को, एक स्केल जो तुम 1 मीटर का डिफाइन कर रहे हो ना, वो स्केल भी इतना खतरनाक वाला स्केल होता है जिसको कि कोई फर्क ना पड़े। हमने उसको इतना बचा के रखा है, उस 1 मीटर के स्केल को हमने इतना बचा के रखा है कि वो दीन दुनियादारी से बिल्कुल अलग करके रखा है। उसको कहा गया कि ये जो 1 मीटर है ना, ये सेफ रहना चाहिए। अगर ये बिगड़ गया ना तो वो इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं है फिर, ठीक है। तो भाई हमें बहुत दिक्कत आएगी इसके लिए। तो हमने जो 1 मीटर का स्केल है ना, उसको एकदम छुपा के रखा है, बड़ा एकदम दुनिया से
दूर रखा है बिल्कुल, कहा गया कि 1 मीटर को फिक्स करके रखेंगे। हाँ, कभी दिक्कत आ जाए तो फिर से मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्यों लाए दिक्कत यार, वो फिक्स रखो, ठीक है। तो भाई साहब मेरे हिसाब से तो यहां पे इंसानी पैर के साथ में यही होना चाहिए कि वो सिर्फ इजीली अवेलेबल है, बाकी सारे फीचर्स मेरे हिसाब से तो नहीं होते उसमें, है ना। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, सिर्फ एक इजी अवेलेबिलिटी है जो उसमें है, बाकी सब नहीं है। क्लियर हुआ? हाँ, मुझे पता है बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, पर क्या कर सकते हैं यार, क्वेश्चन है तो। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। अभी अगर तुम्हें समझ आई होगी इंसानी पैरों की बातें, तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट में क्या है, सजेस्ट अ वे टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। आपको क्या करना है, थिकनेस बतानी है किसी भी पेपर की, जो शीट है, शीट ऑफ पेपर जो है उसकी थिकनेस कितनी होती है, और आपको डिस्टेंस बताना है बिटवीन द सन एंड द मून। और कहा गया कि तुम्हारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है, ये मत बोलना कि हम ये कोई मीटर यूज कर लेंगे, वो कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस कागज दे दिए गए, बोला ये लो पकड़ो कागज, जरा बताओ इसकी थिकनेस क्या है। अब तो दिक्कत आ गई ना, क्या करोगे। शीट ऑफ पेपर के लिए अगर कोई तुमसे बोले कि भैया तुम्हें थिकनेस बतानी है, तो कैसे बताओगे सर? कुछ और कर सकते हैं, तुम्हें जितने शीट ऑफ पेपर चाहिए उतने पेपर ले लो, जितने शीट ऑफ पेपर चाहिए उतने पेपर ले लो। स्केल से कर लेना, ठीक है, स्केल यूज कर लेना, स्केल यूज कर लेना, कोई बात नहीं। अब जरा सोचो कि यार किसी स्केल से शीट का थिकनेस, कितनी पतली शीट है, वो स्केल से मेजर कर सकते हो क्या तुम लोग? नहीं कर सकते ना। तो एक काम करते हैं, ध्यान से सुना इसको, काम करते हैं, काम ये करने वाले हैं कि हम कितने भी पेपर ले सकते हैं ना। हाँ, कितने भी पेपर ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 100 पेपर्स ले लिए, मैंने कितने लिए, 100 पेपर्स ले लिए। 100 पेपर्स को एक के ऊपर एक रख दिया। 100 पेपर्स को क्या किया मैंने, एक के ऊपर एक रख दिया। अब वो तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूं यहां पे ताकि तुम्हें फील आ जाए उसका, बाकी तुम्हें पता है इतना वो नहीं होता है। ऐसे उससे क्या होगा, 100 पेपर्स को जब एक के ऊपर एक रखा तो ऐसे एक बंडल बन गया। इस बंडल का लेंथ मेजर करो, इस बंडल की लेंथ को मेजर करो। एक बार अगर तुमने बंडल की लेंथ को मेजर कर लिया तो उस लेंथ को डिवाइड कर दो, किससे, नंबर ऑफ पेपर से। तो क्या करेंगे, फर्स्ट विल फाइंड द लेंथ ऑफ दिस बंडल, ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड द हाइट ऑफ दिस पाइल, है ना, पाइल बोलो या फिर बंडल बोलो, जो तुम्हें बोलना है। मैं तो बंडल लिख रहा हूं, ठीक है। तो भाई पेपर्स का एक बंडल बन जाता है यहां पे, और इसका तुम क्या करोगे, हाइट फाइंड करोगे। तो ये जो भी हाइट आएगी तुम्हारे पास, जो सपोज करो h हाइट आ रही है हमारे पास, सपोज करो कितनी आ रही है, h आ रही है। तो ये h हाइट आ गई है, अब इसको डिवाइड कर दो विद द नंबर ऑफ शीट से, देन डिवाइड द हाइट क्या हो गया ये, डिवाइड द हाइट विद नंबर ऑफ शीट्स। भैया नंबर ऑफ शीट से डिवाइड कर देना उसको, नंबर ऑफ शीट से क्या करोगे, उसको डिवाइड कर दोगे। सो इट विल बी लाइक, कितना बनेगा सोचो जरा। तो थिकनेस जो मुझे मिलने वाली है, दैट विल बी इज इक्वल्स टू हाइट h अपॉन नंबर ऑफ शीट्स। ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला। हाँ, मानता हूं इससे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलने वाली है, लेकिन एक आइडिया तो मिल जाएगा तुम्हें, नियर बाई वैल्यू मिल सकती है। इन सब से कभी भी तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल सकती, इनसे तुम्हें अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू मिलेगी। तो क्या करोगे, हमने 100 पेपर ले लिए, 100 पेपर एक के ऊपर रखा, ऐसे एक बंडल बना दिया, उसका हाइट मेजर किया। हाइट तो नॉर्मल स्केल से मेजर कर सकते हो ना तुम लोग, स्केल से मेजर कर लेना हाइट को, और इस हाइट को फिर तुमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पेपर से। तो सिर्फ तुम्हें क्या मिलेगा, थिकनेस ऑफ अ शीट, किसी एक सिंगल शीट की थिकनेस। तो थिकनेस ऑफ शीट कहां से मिलेगी, यहां से, इस फॉर्मूले से। तो ये तो पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया कि तुमने इससे क्या किया, थिकनेस ऑफ द शीट को फाइंड किया। अगला पार्ट है डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून। अब ये कैसे करें भाई, स्केल का काम यहां थोड़ी होगा, अरे किसी एक स्केल से थोड़ी काम कर पाओगे, यहां पे तो सन और मून के बीच के डिस्टेंस की बातें हो रही है। तो देखो यहां पे जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना कर रहे हैं। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट के बिना अगर तुम ये काम करने की कोशिश करते हो तो तुम बहुत महान हो, और कैसे करना है आओ मैं तुम्हें बता देता हूं इसके बारे में। सपोज करो ये हमारे पास
सन है, ठीक है। तो सन का ऐसे ही होता है ना भाई, हाँ तुम देख लेना। ऐसे होता है ना सन, हाँ ये हमारे पास क्या है, सन है, पता नहीं क्या हो गया। अब क्या होता है बेसिकली, हम यहां पे कंसीडर करते हैं हमारी अर्थ को, अर्थ, ओके। अब क्या होता है भैया, अर्थ की टेंडेंसी वो सन के चारों तरफ घूमती रहती है। तो भाई सीधे है ना, सन के जब चारों तरफ घूमती है तो सन और अर्थ के बीच में एक रेडियस भी तो मिलने वाला है, बोलो हाँ कि ना। अगर ये अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, अब देखो अपना दिमाग मत लगाना कि ये मत बोलना कि सर वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। एलिप्टिकल पाथ जब वो फॉलो करता है तो एक तरफ मेजर एक्सिस बनती है, माइनर एक्सिस बनती है, मुझे सब पता है। अभी जस्ट मान लो यार तुम लोग कि वो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उनके बीच का कुछ लेंथ बनता है। चलो मैं हटा ही देता हूं, तुम लोग मुझे पता है आंदोलन कर दोगे इसके खिलाफ भी और बोलोगे ये गलत लिखा था। तो ये कुछ लेंथ बनती है इनके बीच में, वो लेंथ हमें पता होती है यूजुअली, ठीक है, ठीक है। मुझे ये थोड़ी फाइंड करना था, मुझे सन और मून के बीच में फाइंड करना है। तो हमारा मून कहां है, मून है यहां पे। अभी मून क्या कर रहा है, ये मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो मून और अर्थ के बीच में भी कुछ लेंथ होगी हमारे पास। इसको लेंथ 1 बोल दिया, इसको लेंथ 2 बोल दिया। एक हो गया लेंथ नंबर 1, एक हो गया लेंथ नंबर 2। तो मून और अर्थ के बीच में भी कुछ लेंथ आ गया। अब तुम देख रहे हो यहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तुम बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो सर, आपको कैसे पता। देखो एक एस्टिमेशन मिल रहा है हम लोगों को यहां से, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यूज का हमें कोई अंदाजा नहीं, क्योंकि ये डिस्टेंसेस जो है वो चेंज होती रहती है। तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगी यहां से। यहां पे ये लेंथ है L2 बोल देता हूं इसको मैं, इस लेंथ को मैंने बोल दिया L1। ये वाली जो लेंथ हो जाएगी इसको मैंने नाम दिया L1, ये वाली लेंथ को मैंने नाम दिया L2, और ये यहां पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब एक लाइन खींच दो जो कि सन और मून के बीच में होगी, एक लाइन खींच दो जो सन और मून के बीच में होगी। ये तुम्हारा बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया, तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल मिला, राइट एंगल ट्रायंगल मिला। सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस को कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर L1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि L2 का स्क्वायर। सो यहां से बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। स्पेलिंग देख लेना तुम, है ना, गलत लिख दियो तो। सो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमने ये किया, बेस पता था, परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेन्यूस फाइंड कर लिया हम लोगों ने। सो बेसिकली सन और मून के बीच का जो सेपरेशन आएगा वो पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा। बट हां ध्यान रखो, अर्थ जब सन के चारों तरफ घूमता है तो एक जगह ऐसी भी होती है जो अर्थ सन के करीब होता है, जब हमारे यहां गर्मियां आती है तो जब भी अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है तो एक डिस्टेंस ऐसा भी आता है जिसमें इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है वो कम होता है। ये वो टाइम है जब गर्मियां आती है, जब वो दूर होता है तो सर्दियां आती है, तो पता ही होगा तुम लोगों को। तो बेसिकली जो लेंथ है ना L1, ये लेंथ L1 चेंज होता रहता है, ये लेंथ L1 चेंज होता रहता है। वैसे ही अगर मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो ये लेंथ L2 है, ये भी चेंज होती रहती है, बिकॉज अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, है ना। अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है, इसलिए जब ये घूमता है तो कंप्लीट सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करता है, ये भी कुछ हद तक एलिप्टिकल पाथ फॉलो करता है। यानी कि ये लेंथ L2 भी चेंज होती रहती है, ये लेंथ L2 भी चेंज होती रहती है, मतलब L1 भी चेंज होता रहता है, L2 भी चेंज होता रहता है। तो ओवरऑल ये जो सेपरेशन है सन और मून का, ये भी चेंज होता रहेगा। लेकिन मैंने तुम्हें जो वैल्यू बताई है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बस तुम्हें एक आइडिया दिया है कि ऐसे भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है तो, अगर तुम्हारे पास कोई भी डिवाइस नहीं है तो तुम ऐसा करके भी सॉल्व कर सकते हो। जस्ट एक आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन का कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट। बिना किसी डिवाइस के हम यही कर सकते हैं, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है जिससे बेसिस पे हम इसको सॉल्व कर सके।
क्लियर है क्या? क्लियर है सभी को पक्के से? ये वाला पार्ट भी क्लियर है ना? तो थिकनेस ऑफ द शीट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द मून कैसे निकालते हैं, मैंने दोनों तरीके तुम्हें बता दिए हैं और उम्मीद करता हूं ये जो शॉर्ट आंसर्स का सिलसिला है ये यहां पे कंप्लीट हुआ होगा। क्लियर है सारी बातें? पक्के से सच बोल रहे हो ना? ओके, तो मिटा दो इसको। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो भाई ये थी कुछ चंद बातें, अब आगे देख लेते, कुछ और तो नहीं बचा है, नहीं बचा है, ठीक है। सो ये थी कुछ चंद बातें जो हमें करनी थी आज के सेशन में, और ये वीडियो अगर तुम्हें चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन द वेबसाइट, क्योंकि वेबसाइट पे अगर ज्वाइन करते हो तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, एंड द बेनिफिट इज नथिंग बट आपको सारे के सारे वीडियोस यहां पे एक अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। फिर भले वो क्लास 11th का हो या क्लास 12th का हो, क्या फर्क पड़ता है यार, जब सारी चीजें अरेंज फॉर्मेट में है ना तो आप लोगों का टाइम बचता है, और अल्टीमेटली हम भी यही चाहते हैं कि आप लोगों का टाइम बचे जिससे कि आप ज्यादा पढ़ाई कर सको और ज्यादा अच्छा स्कोर कर सको, राइट। या फिर अगर तुम कंटिन्यू कर रहे हो YouTube पे भी तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे भी एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने और ये चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो YouTube पे अगर आप जाते हो तो डोंट फॉरगेट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। एंड यस, अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज डू शेयर दिस सेशन। इस सेशन को शेयर कर दो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो दैट उनको भी वो बेनिफिट मिल सके जो आप लोगों को मिल रहा है, राइट। तो ये काम सेशन एंड होने से पहले हो जाना चाहिए और कर सकते हो, मुझे पता तुम लोग, है ना। सो ये काम कर दीजिए, बाकी की बातें हम करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।